हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। करंट स्कीम्स को हमने कवर कर लिया है और करंट स्कीम्स के बाद अगला पार्ट हम जो कवर करने वाले हैं नाबार्ड नॉर्म्स को हम कवर करेंगे। नाबार्ड के जो सारे के सारे नॉर्म्स हैं उसका पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और अगले 4 to 5 पार्ट्स के अंदर हम नाबार्ड नॉर्म्स कवर करेंगे। सो नाबार्ड नॉर्म्स को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नाबार्ड नॉर्म्स होते क्या है। देखो, नाबार्ड नॉर्म्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है, सेलेक्ट होना है, उसके लिए ये काम करो, तो जो जो काम मैं बताऊंगा वो किसके लिए बताऊंगा, वो स्ट्रेटजी, ट्रिक्स या फिर एक्सपीरियंस होंगे जो आपको एग्जाम में हाईएस्ट नंबर लेने के अंदर हेल्प करेंगे। वो मेरी गाइडलाइंस होंगी आपके लिए, मेरे नॉर्म्स होंगे आपके लिए। इसी तरह से नाबार्ड काम करता है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो फार्मर्स को गाइडलाइन देता है कि इस तरह से अगर करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा। लेट्स से जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्रॉप है, क्रॉप में फिशरीज एग्जांपल लेता हूं बिकॉज़ रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था। फिशरीज वाले केस में जो वाटर का टेम्परेचर रिकमेंडेड होता है वो होता है 28 से 32। अब भाई टेम्परेचर तो मैं 36 भी रख सकता हूं, टेम्परेचर में 26 भी रख सकता हूं, लेकिन नाबार्ड मुझे बताएगा कि भाई अगर 28 से 32 रखा जाएगा ना तो उसके अंदर जो फिशेस पानी के अंदर है ना, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है ना ये फिशेस पानी के अंदर, तो ये फिशेस क्या करेंगी, पानी के अंदर अच्छे से सरवाइव कर पाएंगी, राइट। तो उसी तरह से नाबार्ड अलग अलग गाइडलाइन देता है कि सुटेबल तरीके से एक साइंटिफिक वे में नाबार्ड कैसे गाइड करेगा फार्मर्स को जिससे वो मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सके। तो वो जो गाइडलाइन है, वो जो फार्मर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है नाबार्ड के, उनको क्या बोला जाता है, नाबार्ड नॉर्म्स बोला जाता है। नाबार्ड नॉर्म्स तो हम लोग समझ गए क्या होते हैं। नाबार्ड नॉर्म्स की स्टार्टिंग करने से नाबार्ड की बात कर लेते हैं। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नाबार्ड दो काम करता है। क्या करता है, एक तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, दूसरा रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो एग्रीकल्चर और रूरल दोनों एरिया का, आप बोलेंगे सर एग्रीकल्चर तो रूरल में ही होता है, लेकिन आप अगर डेटा के साथ जाएंगे तो 60 to 70% के आसपास लोग हैं जो गांवों के अंदर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन रिमेनिंग 30 to 40% वो एग्रीकल्चर में नहीं, किसी और काम पे डिपेंडेंट है। तो जिस पे मर्जी डिपेंडेंट हो, लेकिन एग्रीकल्चर और प्लस उसके अलावा रूरल एरिया में रहने वाले लोगों का विकास करना, डेवलपमेंट करने की ड्यूटी कौन परफॉर्म करता है, नाबार्ड करता है। नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1979 मार्च 1979 के अंदर कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम तो था क्रैफी कार्ड, लेकिन उसके चेयरमैन बी शिवारामन जी थे। तो इसीलिए उस कमेटी को अक्सर क्रैफी कार्ड ना बोल के शिवारमन कमेटी भी कह दिया जाता है। तो शिवारमन कमेटी 1979 की रिकमेंडेशन पे हमने नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया, कब, 12 जुलाई 1982। तो 12 जुलाई जो है वो क्या माना जाता है, नाबार्ड का फाउंडेशन डे भी माना जाता है। उसके बाद ओनर की बात करेंगे। पहले नाबार्ड में आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों के शेयर थे, लेकिन अब 100% शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ओनर कौन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनिशियल कैपिटल, जब नाबार्ड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे नाबार्ड की जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 100 करोड़। अभी कैपिटल का मतलब क्या होता है, जिस तरह बिजनेस के अंदर क्या कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर मनी को इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट वाज 100 करोड़। इस टाइम पे बिजनेस में जितनी मनी इन्वॉल्व है वो क्या है, पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल कितनी है इस टाइम पे नाबार्ड की, 14,080 करोड़। और ऑथोराइज, इसको कहां तक ले जा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, तो इनिशियल ऑथोराइज कैपिटल जो 100 करोड़ थी ना, आज इस टाइम पे नाबार्ड की ऑथोराइज कैपिटल 30,000 करोड़ है। ओन्ड बाय, तो मैंने पहले आपको बता दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन की बात करेंगे तो अपडेट रहिएगा, क्योंकि चेयरमैन जो है ना, इनके चेंज होने की कुछ रिकमेंडेशन चल रही थी न्यूज के अंदर। अगर चेंज हो जाता है एग्जाम तक तो प्लीज इस वाले पार्ट को रीवेरीफाई कर लेना, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। नाबार्ड की बात करेंगे तो नाबार्ड अलग अलग सर्विसेज को देता है अपनी सब्सिडियरी के थ्रू। नाबार्ड की 6 सब्सिडियरी थी, लेकिन अब जो रिसेंटली सब्सिडियरी ऐड हुई है वो है नैब संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो अब नाबार्ड की 6+1 यानी कि टोटल 7 सब्सिडियरी हो गई है। आप कहेंगे सर सब्सिडियरी क्या होता है, सब्सिडियरी क्या होता है और सब्सिडीज क्या क्या है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो आपको दिख रहा है, नाबार्ड सब्सिडियरी के नाम से चैनल पे सर्च कीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, पूरा डिटेल में आप जान सकते हैं उसके बारे में। आगे मूव करते हैं, अब नाबार्ड नॉर्म्स पे चलते हैं।
नाबार्ड नॉर्म्स में आज हम दो नॉर्म्स पढ़ने वाले हैं जो नाबार्ड देता है फार्मर्स के लिए और आपके एग्जाम में आते हैं आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट ऑन ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर, कि अनियन को स्टोर करना है तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होनी चाहिए। सेकंड पढ़ेंगे मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट ऑन हाई टेक एग्रीकल्चर। हाई टेक का मतलब जानते हैं, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी। जैसे इस टाइम पे आप मेरी इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब ऑब्वियसली आपके टीवी में या फिर फोन में या टैब में या लैपटॉप में चल रहा होगा। जिस डिवाइस पे भी चल रहा है ये क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेरे लिए डिफिकल्ट था यहां खड़े होके आपको पढ़ाना, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के कारण वो क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। इसी तरह से फार्मिंग में डिफिकल्ट है फार्मर के लिए ऑफ सीजन में कल्टीवेशन करना, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, आज के टाइम में वो भी पॉसिबल हो गया। तो उसके बारे में नाबार्ड क्या कहता है वो भी पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं किसके साथ, ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर के साथ। ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्टोरेज को समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेंगी। जैसे सबसे बेसिक बात होती है डायरेक्शन। इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा अगर आपको डायरेक्शन सेंस नहीं है, पहले डायरेक्शन सेंस का पता करके आइए, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। बिकॉज डायरेक्शन सेंस ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां खड़े होकर नहीं पढ़ा सकता। बिकॉज मेरे डायरेक्शन की बात करेंगे तो मेरे साइड तो ईस्ट ये है और वेस्ट ये है, लेकिन अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं है कि मैं इधर इशारा कर रहा हूं तो आपके यहां भी इधर होगा। तो पहले पता करिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहां पे है, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है उसका ओरिएंटेशन और लेंथ कैसे होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन और लेंथ ऐसा रखा जाएगा कि उससे सनलाइट बहुत ज्यादा अफेक्ट ना करे। इसीलिए ईस्ट फेसिंग घर जो होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, बिकॉज सुबह की सनलाइट वहां पे आती है, लेकिन जो इंटेंस हीट होती है 12 से 1 बजे वो अंदर एंटर नहीं करती है। तो क्या डायरेक्शन सेंस पता चल गया आपको? नहीं चला तो रोकिए और पता करिए कि सूरज उगता किधर है, सनराइज कहां पे होता है, सनसेट कहां पे होता है, सनराइज से सनसेट होते हुए सूरज कहां से होके जाता है, आपका डायरेक्शन सेंस क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओनियन को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर की बात करने से पहले ओनियन कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं। कल्टीवेशन की बात करेंगे, एलियम सेपा इसका नाम है, एलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, सेंट्रल एशिया से ओनियन का ओरिजिन माना जाता है। ओनियन की बात करेंगे तो डाइकोट से नहीं, ये कहां से बिलोंग करता है, मोनोकोटिलिडोन फैमिली से बिलोंग करता है। कूल सीजन क्रॉप है, लेकिन हाँ इसे समर में भी कुछ एरिया में ग्रो किया जाता है। बायएनियल है ये नेचर में, बल्ब प्रोडक्शन के लिए ही ग्रो करोगे तो ये एनुअल होती है, लेकिन अगर आप सीड टू सीड स्टेज में जाएंगे तो फिर ये एनुअल नहीं, कैसी हो जाती है, बायनियल हो जाती है। शैलो रूटेड क्रॉप है, पीएच जो इसकी कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है, इट इज 5.8 to 6.5। उसके बाद ये यूजफुल है अगेंस्ट सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक जानते हैं, हार्ट स्ट्रोक भी कह दिया जाता है ना, जिससे ब्रेन डैमेज हो सकता है, डेथ तक हो सकती है ना, तो उसमें ये हेल्पफुल है, मतलब उसको ये घटाता है। तो ओनियन कंजप्शन करना चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट कंसीडर किया जाता है बल्ब फॉर्मेशन के लिए, है ना। अदरवाइज बोलेंगे तो कल्टीवर जो प्लेन नॉर्थ इंडिया में ग्रो किए जाते हैं वो क्या है, वो शॉर्ट डे है, बट बल्ब फॉर्मेशन के लिए कैसा हो गया, लॉन्ग डे। हाईली क्रॉस पोलिनेटेड है बिकॉज इसमें प्रोटो एंड्री पाई जाती है। आई होप सो। प्रोटो एंड्री क्या होता है, प्रोटोगाइनी क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। प्रोटो, प्रो मतलब पहले, एंड्री मतलब मेल पार्ट, प्रो मतलब पहले और गाइनो मतलब फीमेल पार्ट। मेल पार्ट का पहले मैच्योर होना प्रोटो एंड्री हो गया, फीमेल पार्ट का पहले मैच्योर होना प्रोटोगाइनी हो गया। तो प्रोटो एंड्री कारण ये क्या, हाईली क्रॉस पोलिनेटेड है। इसका जो एडिबल पोर्शन मोडिफाइड स्टेम है उसको क्या बोला जाता है, बल्ब बोला जाता है। चलिए, ये तो था ओनियन के बारे में, ओनियन कल्टीवेशन के बारे में। अब नाबार्ड कहता है इसकी स्ट्रक्चर जो है, स्टोरेज जो है इसका, वो किस तरह का होना चाहिए। तो पहले तो नाबार्ड कहता है कि जनरली जो ओनियन बल्ब है, भाई बल्ब का मतलब क्या है, वही प्याज यार जो हम घरों में खा रहे हैं, जो पीछे आपको फोटो में दिख रहे हैं, ये ओनियन बल्ब ही है। सो ओनियन बल्ब्स आर जनरली स्टोर्ड फ्रॉम मई टू नवंबर। जो इनका स्टोरेज होता है वो कब होता है, मई से लेकर नवंबर तक स्टोर किया जाता है। आप बोलेंगे सर मई से पहले क्यों नहीं करते, वो इसीलिए नहीं करते बिकॉज मई से पहले वाला जो सीजन है ना, वो तो इसका हार्वेस्टिंग सीजन है यार। अब हार्वेस्टिंग से पहले कैसे स्टोर कर लोगे? आप बोलो सर मुझे तो आपकी क्लास लेनी है, मैं तो आया नहीं अभी 9 बजे से पहले, तो कैसे क्लास ले लोगे? आना पड़ेगा ना मुझे। तो पहले हार्वेस्टिंग होके ऑनियंस आएंगे, तब क्या होगा, तब उसका क्या होगा, स्टोरेज होगा। तो स्टोरेज टाइम याद रखिए, जो स्टोरेज टाइम है वो कितना है, मई टू नवंबर स्टोरेज है। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करेंगे, स्टोरेज टेम्परेचर शुड बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ह्यूमिडिटी जो स्टोरेज के अंदर है वो कितनी होनी चाहिए, 65 to 70 डिग्री। ऐसा करने के लिए एक ओपन स्टोरेज भी बनाया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा एरिया कहां पे है। बहुत ज्यादा हीट है तो कवर करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी एरिया जो सब ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे ओपन शेड के साथ भी काम चलाया जा सकता है।
क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से सनलाइट नहीं आने देंगे, अगर उसे पार्शियली कवर कर लेंगे तो 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और आप अपने ऑनियंस की लॉन्ग शेल्फ लाइफ मेंटेन कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहां पे ऑनियन ग्रो होता है तो आपको पता होगा ऑनियन को बेचा जाता है 5 से 8 रुपए किलो सीजन के टाइम में, लेकिन विदाउट सीजन यही होलसेल के अंदर बिक रहा होता है 15 रुपीज केजी से भी ऊपर, है ना। तो भाई 15 रुपए किलो से ऊपर मुझे मिल सकते हैं तो मैं 8 रुपए किलो क्यों बेचूं? लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं मई टू नवंबर, टेम्परेचर 30 डिग्री का, ह्यूमिडिटी मतलब उसके अंदर जो आरएच होना चाहिए वो कितना होगा? 65 टू 70 डिग्री का। आरएच वर्ड आप जानते होंगे सारे लोग, क्या होता है आरएच? अगर नहीं जानते हैं तो एक काम कीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। ये देखिए, इस टाइम पे मैंने सर्च किया रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन जयपुर, ऐसा लिख के जब मैं गूगल पे सर्च करता हूं तो वो नीचे दिखा देता है कि इस टाइम पे हवा के अंदर इतने प्रतिशत नमी है ना। तो बस इसी तरह से क्या हो जाएगा, जो नमी आपको दिख रही है ना, इससे ही कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हवा के अंदर नमी होती है वो 65 टू 70 होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर कि 65 टू 70 आपने तो कह दिया, हम कैसे कंट्रोल करेंगे? नमी तो हवा के अंदर है। बस इसीलिए तो स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाना है। कंट्रोल ना करना होता फिर तो खुली हवा के अंदर प्याज को डाल देते हैं ना। नेक्स्ट बोला गया, द ऑनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर शुड बी ओरिएंटेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? सन जहां से होके निकलेगा वो ओरिएंटेशन हो जाता है। तो ओरिएंटेशन नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए, मतलब जो लेंथ है वो किस तरह की हो? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन हो। अब अपने घर की डायरेक्शन पता करिएगा कि आपके घर की जो लेंथ है वो क्या फेसिंग है। वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकती है ना। लेकिन आप पता कर लेंगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। बिकॉज अगर आपका घर साउथ या नॉर्थ फेसिंग होगा तो इंटेंस हीट आती है, और अगर ईस्ट वेस्ट फेसिंग होगा ना तो फिर क्या होता है? बहुत ज्यादा हीट वहां पे नहीं आएगी, राइट। ये तो बात होगी स्टोरेज किस तरह से बनाना है। अब ऑनियन प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है महाराष्ट्र के अंदर है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करूंगा तो महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका, राजस्थान, बिहार, ये क्या है? मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। बोल्टिंग की बात करेंगे, बोल्टिंग क्या होता है आप सारे लोग जानते होंगे, है ना। प्रीमेच्योरली डेवलपमेंट हो जाता है उसके अंदर किसका? फ्लावर स्टेम का, और वो क्या करता है? ऑनियन प्रोडक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। एक डिसऑर्डर माना जाता है ये किसका? ऑनियन का। होता किस कारण से? लो टेम्परेचर के कारण से। मैक्सिमम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया से बांग्लादेश और मलेशिया में हमने सबसे ज्यादा प्याज को भेजा, जो पिछला हमारा ईयर था। इंडिया की बात करेंगे ऑनियन प्रोडक्शन में तो सेकंड हमारा रैंक है। ऑनियन में जो पंजेंसी होती है वो किस कारण से होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ऑनियन मीठा भी होता है बिकॉज ऑफ शुगर उसके अंदर जो प्रेजेंट होती है। हार्वेस्टिंग टाइम की बात करेंगे, नवंबर से जनवरी के अंदर हार्वेस्टिंग होती है, जनवरी से मई के अंदर हार्वेस्टिंग होती है, फिर मई से लेकर नवंबर तक क्या हो जाता है? उसका स्टोरेज हो जाता है। नेचर में कैसा होता है? ये बाइनियल होता है नेचर के अंदर। आई होप सो आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अगर समझ नहीं आती तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज सजेशन दे दिया करो कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करो। हाँ, इन केस ऑफ सजेशन आई ऑलवेज हैव वन सजेशन। पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया दे यूज्ड टू से सर स्पीक इन इंग्लिश। व्हाई? बिकॉज द पीपल हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज they will feel better. But the problem is if I'll start speaking English, so the understanding level of majority of the population who are involved in this lecture or they are followers on my channel, they will feel difficulty. तो मैं वो सजेशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूं। अदरवाइज आपको लगता हो ना कि इस तरह से नहीं इस तरह से करो, प्लीज लिखा करो सो दैट मैं इसको ना बहुत अच्छा नहीं परफेक्ट बना सकूंगी। जो बताया गया सब समझ आ गया। इसीलिए मैं क्या करता हूं, आपको पढ़ाने के वजह से नोट शेयर कर देता हूं सेम टाइम पे जो टेलीग्राम चैनल पे है, और साथ साथ क्विज आपको देता हूं अगले दिन 10 क्वेश्चन की, ताकि वो लेक्चर अटेंड करने के बाद क्विज को अटेम्प्ट करें और पता चले कितना आप समझ पाए और कितना नहीं। आगे चलेंगे, हमने पढ़ लिया ऑनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में। सेकंड हमारे नाबार्ड नॉर्म्स पे चलेंगे। सेकंड आ गया मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट ऑन हाई टेक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात तो करेंगे, वो तो हमने बीएससी एमएससी एजी कर ही लिया है, लेकिन उसमें भी किसकी बात करेंगे? हाई टेक एग्रीकल्चर की बात करेंगे। अब ये हाई टेक का मतलब क्या हो गया? जहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा इन्वॉल्व है। अब नॉर्मल से टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो खेत में ट्रैक्टर चलाना, हैरो है, डिस्क प्लाउ है या फिर कल्टीवेटर्स है, ये तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है। मैकेनाइजेशन की बात करेंगे, इंडिया के अंदर जो मैकेनाइजेशन है इस टाइम पे अगर डेटा के साथ जाऊंगा तो हमारे पास जो फार्म मशीनरी से जो एनर्जी अवेलेबल है फिर जो हम यूज कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं?
0 2 किलोवाट पर हेक्टेयर। जो गवर्नमेंट का टारगेट है 2024 तक वो कितना है, 4 किलोवाट पर हेक्टेयर का टारगेट है। अब ये तो वो टेक्नोलॉजी है जो हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल टेक्नोलॉजी नहीं, फिलहाल बातें चल रही है हाई टेक की। तो पीछे आप जो देख पा रहे हैं ना, इस तरह की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि कल्टीवेशन के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस है। एक अप्रोच कौन सी है, ग्रीन हाउस या फिर पॉली हाउस, और दूसरी कौन सी है, ओपन एयर सिस्टम। ओपन एयर मतलब खुली हवा के अंदर, जो सब लोग ही करते हैं। तो या तो ग्रीन हाउस या फिर पॉली हाउस के अंदर ग्रो कर लो, या फिर किस में ग्रो करेंगे, ओपन एयर के अंदर ग्रो किया जाएगा। अब ओपन एयर में तो टेक्नोलॉजी नहीं है, हम तो टेक्नोलॉजी वाली बातें आज करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे किसकी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की। ये ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी क्या है सर, क्योंकि पीछे जो लगा हुआ है सर मेरे हिसाब से तो पॉली हाउस है, लेकिन आपने तो यहाँ ग्रीन हाउस लिख रखा है। तो बेसिकली ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस में जब ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई उस टाइम पे इसको नाम ग्रीन हाउस दिया गया, क्योंकि आज प्लास्टिक का यूज होता है। कैसे होता है, 150 to 200 माइक्रोन थिकनेस की जो हमारी प्लास्टिक शीट है ना, उसको इसमें यूज किया जाता है। कितनी थिकनेस की शीट को यूज करते हैं भाई, 150 to 200, वो डिपेंड करेगा। 150 से 200 माइक्रोन थिकनेस की शीट को हम यूज करते हैं पॉली हाउस के अंदर। लेकिन शुरुआत में जब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आई तो उस टाइम पे हम प्लास्टिक को नहीं, हम ग्लास को, कांच को यूज करते थे। अब ग्लास के हाउस के अंदर जब स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए फसलों को लगाया गया, तो अब सोच के देख लो, फसलें हैं हरी हरी, बाहर ग्लास है, कांच है, तो कैसा दिखेगा घर, वो ग्रीन हाउस, ग्रीन कलर का दिखेगा। इसीलिए हमने शुरुआत की ग्रीन हाउस से। लेकिन आज ग्रीन हाउस का जो एडवांस मॉडिफिकेशन है पॉली हाउस क्यों बन गया, बिकॉज अब क्या हो गया, अब ग्लास की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, हम ग्लास की जगह यूज करते हैं पॉलीथीन शीट को 150 से 200 माइक्रोन की। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ग्रीन हाउस को नाबार्ड अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करता है। उसे शेप के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, उसके अलावा उसके यूटिलिटी के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। शेप की बात करेंगे, ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन शेप में लीन टू टाइप हो सकता है, इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस है, अनइवन स्पैन है, रिज एंड फरो है, सो टूथ है, क्वीन सेट है, इंटरलॉकिंग है, और ग्राउंड टू ग्राउंड ग्रीन हाउस है। आप बोलेंगे सर ये होते क्या है, मैं बताता हूं क्या होते हैं। पहले जरा नाम को, है ना, वीडियो को पॉज कर लेना या फिर नोट्स में से जाके ना इन नाम को जरूर याद कर लेना, बिकॉज क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप इज नॉट बेस्ड ऑन शेप, या फिर इनमें से कौन सा है जो शेप के बेस पे है, शेप के बेस पे नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जो सारे टाइप्स है ना, ये उनकी शेप के बेस पे है। और शेप होती क्या है, ये लीजिए आपके सामने, ये सारी आपको शेप दिख रही है कि लीन टू टाइप कैसा होता है, रिज एंड फरो कैसा होता है, अनइवन कैसा होता है, या फिर जो जो हमने नाम पढ़े। ठीक है, आगे मूव करते हैं। वो तो शेप के बेस पे थे, अगला आ गया ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता। यूट्यूब पे चाहो तो गाने सुन लो, चाहो तो मूवी देख लो, और चाहो तो सिलेक्शन के लिए अग्री कोचिंग चल रही है, लेक्चर देख लो, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस टाइम पे, आप इस टाइम पे लेक्चर देख रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको सिलेक्शन चाहिए, और आपको पता ही है कि सिलेक्शन तो यहीं से होना है ना। फाइन, सेल्फ स्टडी से भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बस थोड़ा आसानी के लिए बोल रहा हूं। ये मत कहना, भड़क जाना कमेंट्स के अंदर, बोला ये तो अपना ही प्रचार कर रहे हैं, इनका वहम निकाल दो, ये कर दो। मतलब इतना गुस्सा भरा है ना दुनिया के अंदर भैया, कभी कभी सोचता है यूट्यूब से बाहर निकलो, लोग तो बहन गला पकड़ लेंगे आके यार, बोलो ठीक है ना। तो आपकी मेहनत से सिलेक्शन होगा, मैं ऐसे मजाक कर रहा था, यूटिलिटी वर्ड समझाना चाह रहा था इसलिए बोल रहा था। यूटिलिटी का मतलब क्या, जैसे आपका फोन है, आप उसमें वीडियो देख रहे हैं, आप उससे बात भी कर सकते हैं, आप उसको रात के अंधेरे में टॉर्च के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग उसके यूज हो गए, है ना। तो ऐसे ही जब यूटिलिटी की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस दो टाइप के होते हैं, या तो वो होते हैं जो अंदर से गर्मी को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव हीटिंग, और वो जो घटाएंगे, जो जनरली आपने देखे हैं, वो कौन से होंगे, ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग। आप बोलेंगे सर ये कहां पे होते हैं, ये वहां पे होते हैं जहां पे एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया होते हैं, मतलब ठंडी जगह, जैसे जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट एलिवेशन पे जाओगे जहां बर्फ ही जमी रहती है, तो वहां पे ये वाले थोड़ी लगाओगे, वहां तो ऑलरेडी टेम्परेचर कम होना उनकी समस्या बन गया है, तो वहां एक्टिव हीटिंग वाले लगाएंगे। लेकिन आप में से 80% लोग क्लास मेरी जहां से ले रहे हैं वहां पे एक्टिव कूलिंग वाले लगाए जाएंगे, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। हमने बात करी यूटिलिटी के बेस पे, शेप के बेस पे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन जानते हैं ना, जैसे गांवों से अगर बिलोंग करते हैं तो वहां कच्चे घर भी हो सकते हैं, शहरों में आके घर पक्के हो जाते हैं, और पहाड़ों में अगर है तो वहां लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं। तो वो क्या हो गया, वो स्ट्रक्चर हो गया कि स्ट्रक्चर किस तरह का है, वो वुडन स्ट्रक्चर है, वो सीमेंटेड या फिर ब्रिक का स्ट्रक्चर है, या कच्ची ईंटों वाला स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से हमारा पोली हाउस है ना, वो कैसा होता है, वो हो सकता है लकड़ी से बना पूरा फ्रेम, वो वुडन फ्रेम्ड हो सकता है। दूसरा कौन सा, पाइप फ्रेम, जो पाइप से बना होता है। कौन सी पाइप से बनता है सर, आयरन पाइप? नहीं, आयरन पाइप नहीं यार, जीआई पाइप से बनता है। जीआई पाइप क्या होती है, गैल्वेनाइज आयरन पाइप होती है। आयरन के ऊपर क्या किया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है, रस्ट नहीं लगता और वो हीट कम होती है। और उसके अलावा बड़े एरिया में लगाना है तो कौन सा लगाया जाता है, ट्रस फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। नाम याद करिएगा, 3 नेम है, वुडन फ्रेम, पाइप फ्रेम और ट्रस फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया। आगे मूव करेंगे, बात करें ग्रीन हाउस का क्लासिफिकेशन किस बेस पे, कवरिंग मटेरियल, कि उसके ऊपर जो कवर लगाओगे वो सबसे महंगा जो कवरिंग मटेरियल है वो होगा ग्लास ग्लेजिंग। ग्लास का जो कवर है, मतलब कांच जो होगा ऊपर, वो बहुत महंगा होगा। फाइबर ग्लास रीएनफोर्स प्लास्टिक ग्लेजिंग शीट, इसमें क्या फाइबर और प्लास्टिक की मिक्सिंग की जाएगी। इससे सस्ता होगा ये वाला, लेकिन फिर भी महंगा होगा। और सबसे सस्ता होगा ये वाला प्लास्टिक फिल्म, जो अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर नहीं आने देगी, वो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन फिल्म के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग टाइप की आपको मार्केट के अंदर फिल्म मिल जाएंगी, शीट मिल जाएंगी, जिसका रेट कम से ज्यादा होता जाएगा। क्यों, डिपेंड करेगा आप उनके अंदर जो फीचर्स है, जो क्वालिटी है, वो क्या लेने वाले हो। आगे चलेंगे, लास्ट बात करेंगे, लास्ट मतलब पोली हाउस की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन की। लास्ट जो क्लासिफिकेशन है पोली हाउस का, वो है बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे जाएंगे तो 3 टाइप के पोली हाउस हो जाएंगे, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट। हाई, मीडियम और लो। आप बोलेंगे सर पोली हाउस में खर्चा कितना आता है। पहला तो ये कि पोली हाउस के खर्चों की बात करोगे तो पोली हाउस में आपको मिल जाती है सब्सिडी। नेशनल लेवल पे कितनी मिलती है, 50%। बाकी आपके स्टेट में कम ज्यादा हो सकती है, कभी कभी कम नहीं हो सकती, ज्यादा ही होगी, है ना। कैसे, कभी कभी स्टेट बोनस दे देता है कि स्टेट बोला कि हम तो भाई 70% सब्सिडी देंगे। उसका मतलब ये कि 50% सेंटर की साइड से मिलेगी और 20% कौन दे रहा है आपको, अपना स्टेट दे रहा है। जैसे गोवा में, हिमाचल में 80% से ऊपर सब्सिडी मिल जाती है। तो सेंटर तो 50 ही देगा, लेकिन रिमेनिंग जो 30 है वो कहां से आ रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। खर्चे की बात करूंगा तो पोली हाउस 1 एकड़ के अंदर बनाना होगा ना, तो लगभग 20 से 25 लाख खर्चा आ जाएगा लो कॉस्ट पोली हाउस का। बाकी तो डिपेंड करता है, जितनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी और फीचर्स होंगे खर्चा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो खर्चे की बात करेंगे ना, लो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट और हाई कॉस्ट। लो कॉस्ट का खर्चा है 400 से 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर। मतलब अगर लेके चलूं किसका, आपके 1 एकड़ का, तो इस हिसाब से 1 एकड़ का आप कैलकुलेट करने के लिए अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। और अगर मीडियम कॉस्ट में जाऊंगा तो लगभग 50 लाख के आसपास मीडियम कॉस्ट पड़ेगा। और अगर हाई कॉस्ट के अंदर जाऊंगा तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ 1.5 सीआर के पास कौन सा हो जाएगा, आपका हाईटेक पोली हाउस हो जाएगा। तो ये मीडियम, सॉरी, लो, मीडियम और हाई कॉस्ट पोली हाउस हो गए। पोली हाउस के अंदर आपके 2 टाइप के खर्चे आते हैं। अगेन मेक श्योर, ये अकॉर्डिंग टू नाबार्ड नॉर्म्स है। नाबार्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पोली हाउस के अंदर 2 टाइप के खर्चे आते हैं। पहले तो खर्चों को समझना पड़ेगा होता क्या है। देखो आपकी लाइफ में क्या है, सेलफोन का रिचार्ज करवाना पड़ता है, नया सेलफोन कभी आपने लिया होगा, या फिर पीजी में रहते हो, खाना आता है, डेली टिफिन आता है, उसका खर्चा आता होगा। तो इस तरह से हमारी लाइफ में खर्चे होते हैं। अब जो आपने फोन लिया था वो वन टाइम एक्सपेंडिचर था, फिक्स कॉस्ट था, ले लिया बस हो गया खर्चा। लेकिन फोन के अंदर जो रिचार्ज करवाना है ना, वो हर मंथ आ जाता है। तो जो हर मंथ आता है वो रेकरिंग कॉस्ट है, रीअकरिंग, बार बार आ रहा है। और फोन एक ही बार लेना पड़ा, वो किस तरह कॉस्ट हो गया, वो फिक्स कॉस्ट हो गया। अब पोली हाउस के अंदर जो एक बार लगाना पड़े वो तो फिक्स्ड है, लेकिन जो बार बार लगाना पड़े, जो चेंज होगा, वो वेरिएबल और क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट के अंदर लैंड हो गया, ऑफिस का रूम है, लेबर का रूम है, पैकिंग रूम है, कोल्ड स्टोरेज रूम है, या फिर बाकी फिक्स आइटम जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर का कंपोनेंट है, वो तो एक ही बार खर्चा आया तो फिक्स हो गया। वेरिएबल या रेकरिंग के अंदर मैन्योर है, फर्टिलाइजर, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, केमिकल लेने पड़ेंगे, प्लांटिंग मटेरियल लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ना, यहाँ वहां जाने का खर्चा आएगा, सामान ले जाने का खर्चा आएगा। ये सब एक बार नहीं आएगा, ये सब बार बार आएगा। इसलिए ये वाले कॉस्ट आपके कौन से हो गए, रेकरिंग, रीअकरिंग। जैसे आरडी अकाउंट होता है, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, में बार बार जमा करवाया जाता है। तो उस तरह से 2 कॉस्ट हो गए, फिक्स डिपॉजिट और, सॉरी यार, फिक्स डिपॉजिट नहीं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट।
आगे बात करते हैं कंप्यूटराइज ग्रीन हाउस की। कंप्यूटराइज ग्रीन हाउस का मतलब कि अब ये वो ग्रीन हाउस है जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई होगी। जैसे आजकल हम प्रिसीजन फार्मिंग की बहुत चर्चा सुनते हैं, पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रिसीजन फार्मिंग अपने आप में साइट स्पेसिफिक फार्मिंग है। साइट से मतलब कि पूरे खेत को नहीं लेके चलना, प्लॉट्स को लेके चलना कि इस प्लॉट में नाइट्रोजन कितना डालो, इसमें कितना डालो, इधर डीएपी जाएगा या नहीं, इधर जाएगा कि नहीं। इस तरह की अप्रोच को हम लेके चलते हैं। तो वो साइट स्पेसिफिक फार्मिंग जो है, अगर बात करेंगे प्रिसीजन यूज में, हम जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट, मोबाइल एप्स, ये सब यूज करते हैं। तो बहुत महंगी है और बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी है। उसी तरह से ये कंप्यूटराइज में जब सेंसर को, मोबाइल कंट्रोल को, एप्लीकेशन कंट्रोल को यूज करोगे तो ये भी महंगा हो जाएगा। इसलिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च आ जाएगा 1 एकड़ पे ग्रीन हाउस लगाने का। लेकिन लो कॉस्ट में 20 से 25 लाख से काम चल जाएगा, प्लस उसमें सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। पॉली हाउस की बात करेंगे। पॉली हाउस आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट प्लास्टिक शीट। यूवी शीट को लगाया जाता है वहां पे ताकि अल्ट्रावायलेट रेज अंदर ना आए, उसके ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाए। इससे 2 फायदे होते हैं। रिफ्लेक्ट होके चली जाती है तो एक तो आपकी जो पॉली हाउस की पॉलीथीन शीट है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। दूसरा, अंदर नहीं आते तो हमारी फसलों को भी नेगेटिव इंपैक्ट उससे नहीं जाता है। सो बोला पॉली हाउस के अंदर शीट, यूवी शीट आप लगा दोगे सो दैट दे मे लास्ट फॉर मोर देन 5 इयर्स, बिकॉज पॉली हाउस की जो लाइफ होती है 5 साल के आसपास होती है, लेकिन संभाल के रखो तो 5 से ऊपर भी हो सकती है। शीट जो है वो कितनी होती है, 150 टू 200 माइक्रोन थिक प्लास्टिक शीट उसके अंदर यूज की जाती है। क्रॉप्स की बात करेंगे, जो सुटेबल क्रॉप्स हैं जिनको पॉली हाउस के अंदर ग्रो किया जा सकता है, उसमें क्या आ जाता है, उसमें टोमेटो आ जाते हैं, क्यूक्यूम्बर आ जाते हैं, ओकरा यानी भिंडी आ जाती है, ग्रीन बीन्स हरी फलियां आ जाती है, बेल पेपर, कैप्सिकम जो पीछे आपको फोटो में दिख रहा है वो आ जाता है। उसके अलावा कैबेज मतलब पत्ता गोभी आ जाती है, पालक आ जाती है, मिर्च आ जाती है, कैरेट है, ब्रोकली जो ये यहाँ पे लगी हुई है, लेट्यूस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसके अलावा वो क्रॉप जो आपने भी पॉली हाउस के अंदर देखी है ना, उसको भी ग्रो किया जा सकता है, बिकॉज पॉली हाउस के अंदर मेजरली ग्रो की जाती है वेजिटेबल के बाद फ्रूट हो गया, मेडिसिनल क्रॉप हो गया, उनको भी ग्रो किया जाता है। लेकिन मोस्टली फ्रूट्स नहीं, फ्लावर्स नहीं, वेजिटेबल ही ग्रो होती है। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, बात करते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल की। एनवायरमेंटल कंट्रोल का मतलब कि पॉली हाउस के अंदर जो एनवायरमेंट कंट्रोल करना है वो कैसे होगा। सो पॉली हाउस में आरएच कंट्रोल के लिए जो मैक्सिमम अचीवेबल आरएच होता है वो 90% होता है। लेकिन 90% मैक्सिमम कहां पे कर सकते हो, फैन रेगुलेटेड ग्रीन हाउस में, मतलब जिसमें फैन वैन लगा रखे हैं, वेंटिलेटर्स लगा रखे हैं, दिखाता हूं कैसे लगते हैं। एंड RH इन द नॉन वेंटिलेटेड, जहां पे वेंटिलेटर्स नहीं है ना, तो वहां पे कैसे, नॉन वेंटिलेटर ग्रीन हाउस कैन बी इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग फोगर्स। उनके अंदर RH को बढ़ाने के लिए क्या लगाया जाता है, फोगर्स को लगाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वेंटिलेटर्स उसके अंदर लगा दिए गए पॉली हाउस के अंदर। ये जो बाहर से ओपन है ये नेचुरली वेंटिलेटेड है, जरूरत के हिसाब से इसको ओपन कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे फोगर्स को लगा दिया गया है। फोगर्स को लगा के क्या होगा, जब ये इस तरह से, देखो यहाँ पे आपको धुआं सा दिख रहा है, धुआं नहीं, पानी को इस तरह से डाला गया है कि अंदर का जो RH है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा क्या, ये था हमारा नाबार्ड नॉर्म्स के फर्स्ट 2 नॉर्म्स। इंट्रोडक्शन पार्ट था नाबार्ड का, तो आज मैंने 2 ही नॉर्म्स करवाए, बट कमिंग लेक्चर्स के अंदर, कमिंग वीडियोस के अंदर 3-3, 4-4 कवर हो जाएंगे, 4 to 5 पार्ट्स में कवर हो जाएगा। बट मेक श्योर अगला पार्ट अटेंड करने से पहले इस पार्ट को एफिशिएंटली कंप्लीट करिएगा, बिकॉज RRB, SO, नाबार्ड और AFO के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल एग्री कोचिंग चंडीगढ़ पे शेयर कर दूंगा। और क्विज तो आप जानते ही हैं, कल रात को 9 बजे इस लेक्चर से रिलेटेड क्विज लाइव हो जाएगी। सो क्विज को अटेंड करना, नोट्स बना के रिवाइज करना ताकि एग्जाम तक भूल ना जाए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, उसके अलावा कोई डाउट्स हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना। वहां रिप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन अगली क्लास के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।